नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी मेरा और मैं हूं डॉक्टर तनुजा। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारे चैनल पे वो है पैरामीशियम। इससे पहले भी मैंने जो प्रोटोजोआ पर वीडियो बनाए हैं, प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक पे, क्लासिफिकेशन पे या फिर प्रोटोजोआ जो डिजीज कॉज करते हैं, वो सभी वीडियोज मैंने बना रखे हैं। आप प्लीज जाके हमारे चैनल पर जरूर देखें। और ये वीडियोज जितने भी हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड निकलने वाले हैं इन सारे टॉपिक से। तो चलिए आज का जो वीडियो होने वाला है पैरामीशियम पे, इसको स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैरामीशियम की बात कर लेते हैं, तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। जो पैरामीशियम है आप सब जानते हैं कि वो प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है और सब फाइलम जो इसका है वो है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा इसका इसीलिए है क्योंकि ये इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सीलिया होता है और आप सब जानते हैं कि जो प्रोटोजोआ है उसको लोकोमोटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई किया गया है। तो सीलियोफोरा का ये एनिमल है पैरामीशियम, इसकी क्लास है सिलिएटा और जो इसका ऑर्डर है वो है हिम्नोस्टोमेटिडा। और जो यहाँ पर हम आज स्पीसीज की बात करने वाले हैं वो वैसे तो हम जीनस की ही बात करने वाले हैं पैरामीशियम की, बट अगर किसी स्पीशीज पे फोकस करते हैं तो वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका हैबिटेट होता है पैरामीशियम का, यहाँ फोटो लगी हुई है तो आप पहचान ही सकते हैं कि पैरामीशियम जो है वो इस तरह का दिखता है। हम सब जानते हैं पैरामीशियम काफी लोअर क्लासेस से हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं। तो पैरामीशियम जो है वो इस तरह से एक स्लीपर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, एक चप्पल की तरह इसका आकार होता है जिसमें बहुत सारे सीलिया इसके आउटर सरफेस पे हमको दिखाई देते हैं। तो जनरली हमने यही स्ट्रक्चर जो है किताबों में पढ़ा है। तो अब देख लेते हैं कि इसका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो इसका हैबिटेट जो है जनरली ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है ये हर जगह पाया जाता है। काफी सारे मतलब वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है तो काफी सारी जगह पे पाया जाता है। स्पेशली ये वाटर में पाया जाता है, पॉन्ड्स में, डिचेस में, स्ट्रीम्स में, रिवर में, लेक्स में, रिजर्वायर में, इस तरह से ये काफी सारे जो वाटर वाले हैबिटेट है उसमें पाया जाता है। अबंडेंट इन वाटर दैट कंटेन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उस जो जिस वाटर में वो पाए जाते हैं उसमें पैरामीशियम जो है ये ज्यादा पाया जाता है। तो ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। एक जनरल व्यू में आपको दे देती हूँ। यहाँ पर इसका ये एंटीरियर एंड है और नीचे की साइड में इसका पोस्टीरियर एंड है। इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, जो कि एक सिंपल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। आउटर जो आप देख रहे हैं कि इसका एक डेफिनेट शेप इसको मिली हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेलिकल जो है इसमें प्रेजेंट होती है। पेलिकल क्या होती है? ये आउटर लेयर जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको हम पेलिकल कहते हैं। तो ये लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है और जो कि इसको एक डेफिनेट शेप देती है। अब इसमें जो पेलिकल है इसके पास में यहाँ पर क्या लगा है? सीलिया। बहुत सारे सीलिया जो हैं पूरी पैरामीशियम की बॉडी को कवर किए हुए रहते हैं और ऊपर की साइड में जो है इस तरह के छोटे छोटे सीलियाज लगे हैं और जो नीचे की साइड में भी एक टाइप के सीलिया होते हैं जिसको जो कि पोस्टीरियर एंड पे पाए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया। तो आप इस नाम को, इस टर्म को याद रखेंगे, कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया, जो कि पैरामीशियम में पोस्टीरियर एंड पर पाए जाते हैं। बाकी का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्पेशल बातें हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें पाई जाती हैं। दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये देखिए आप फूली हुई अवस्था में दिख रही है, यानी कि ये इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये डायस्टॉल स्ट्रक्चर टाइप का हमको दिख रहा है। यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है पोस्टीरियर एंड पे, ये एकदम से पिचकी हुई सी दिख रही है, यानी कि ये सिस्टोल अवस्था में है। तो आप ये टर्म याद कीजिए, अगर फूली हुई है यानी कि पानी भरा हुआ है, रसधानी में, इसको रसधानी बोलते हैं, तो वो क्या है? एक डायस्टोल कंडीशन है। और अगर इसमें से पानी निकला हुआ है तो वो एक सिस्टोल कंडीशन में उसको बोलते हैं। तो इस तरह से दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम
पैरामीशियम में हम इसके स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अगर, तो इसमें बहुत सारे आपको फूड वैक्यूल दिख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं सारे फूड वैक्यूल हैं। और इसमें जो एक ओरल ग्रूव, इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है पैरामीशियम का, इसमें एक ओरल ग्रूव पाया जाता है, जहां से इस ओरल ग्रूव को की मदद से जो पैरामीशियम के अंदर जो है फूड का प्रभाव होता है, यानी कि खाना जो है उसको प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम ओरल ग्रूव से थोड़ा सा नीचे की साइड में जाते हैं तो यहाँ पर हमको एक स्ट्रक्चर दिखता है, वो है साइटोस्टोम, यानी कि जो पैरामीशियम है उसका माउथ यहाँ पर हमको दिखता है। साइटोस्टोम इसको माउथ के एनालॉगस माना जाता है, यानी कि इसको ऐसा मानते हैं कि पैरामीशियम अपना खाना जो है वो यहीं से खाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है साइटोपाइज जो है ये एनस के समतुल्य माना जाता है, यानी कि जो पैरामीशियम है वो खाने के बाद अपना फूड जो है, वो जो बचा कुचा पदार्थ होते हैं जो कि बॉडी को जरूरत जिसकी नहीं होती है, वो साइटोपाइज के माध्यम से बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें जो हम मेन जो बात कर लेते हैं वो है न्यूक्लियस की। जी हाँ, यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, एक बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और एक छोटा सा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। जो बड़ा सा न्यूक्लियस मिलेगा उसको बोलेंगे मैक्रोन्यूक्लियस, और जो एक छोटा सा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ये है माइक्रोन्यूक्लियस। तो जनरली जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो क्या काम करता है, वो बॉडी के बाकी के सारे काम करता है जो जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये है छोटा वाला न्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यानी कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो मैक्रोन्यूक्लियस है और जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है वो आपका माइक्रोन्यूक्लियस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके तो ये तो रहा इसका एक, मैंने आपको ओवरव्यू आपको बता दिया है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम इसको काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक चीज और, जो इसका जो आउटर एक्टोप्लाज्म, इसका जो वाटर है इसके अंदर का, वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म है, यानी कि जो इसका साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक्टोप्लाज्म जो बाहर वाला पार्ट है, एंडोप्लाज्म जो इसका अंदर का पार्ट है। तो इस तरह से ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया इसके बारे में। अब हम इसके बारे में काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक जनरल बात करते हैं अगर, तो इसका साइज जो है वो 18 माइक्रोमीटर से लेकर 350 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। यहाँ पर जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है इसको एक लार्जेस्ट स्पीसीज माना गया है, यानी कि सबसे बड़ी होती है। पैरामीशियम ऑरिलिया जो है ये जो है लगभग 250 माइक्रोन तक लॉन्ग हो सकता है। इसका शेप की बात करें तो मैंने आपको बताया कि चप्पल के आकार का दिखता है, यानी कि इसको स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं। सिगार शेप कई लोग समझते हैं इसको, कई लोग सिगार शेप भी मानते हैं और स्पिंडल शेप भी मानते हैं। तो मेन जो यहाँ पर जो है वो है स्लीपर एनिमलक्यूल, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शेप इज यूजुअली कॉन्स्टेंट, इसकी शेप जो है जनरली कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाहर से ये क्या है, पैलिकल से कवर है। तो जो भी प्रोटोजोन पैलिकल के द्वारा उनकी कवरिंग रहती है तो उनका शेप कांस्टेंट रहता है। बॉडी सिमेट्री नहीं होती, यानी कि अगर हम इसको कहीं से काटते हैं तो इसकी बॉडी जो है दो बराबर भाग में नहीं बट सकती, तो इसमें इसको एसिमेट्रिक कहते हैं। द बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू एन ओरल और वेंट्रल सरफेस एंड एन एबोरल और डॉर्सल सरफेस, यानी कि जो इसकी बॉडी है वो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि आगे वाला भाग जो है उसको हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, पीछे वाले भाग को डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो टर्म यूज किए गए हैं वो ओरल सरफेस वेंट्रल सरफेस के लिए यूज किया गया है एंड एबोरल सरफेस डॉर्सल सरफेस के लिए यूज किया गया है। तो आप ये दो टर्म्स जो हैं वो याद रख सकते हैं। पेलिकल मैंने आपको बताया इसमें प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसकी बॉडी की जो एक शेप होती है सीलिया। अब इसकी पूरी बॉडी जो है, एंटायर बॉडी जो है वो सीलिया से कवर रहती है। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे आईलैशेस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो इसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। जनरली ये 10,000 से 14,000 पर सेल प्रेजेंट होते हैं। सीलिया जो है, मैंने आपको बताया कि जो एक्सट्रीम पोस्टीरियर एंड पर जो सीलिया लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया। ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो लेंथ की अगर हम बात करें, वैसे पूछा नहीं जाता है लेंथ के बारे में, लेकिन आप जान लीजिए कि 10 से 12 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म जो है इसका एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएट रहता है। एक्टोप्लाज्म में क्या होता है, जो इंफ्रासीलियरी सिस्टम एंड ट्राइकोसिस्ट, यानी कि जो इसके सीलिया को सपोर्ट करता है जो सिस्टम, वो एक्टोप्लाज्म में होता है। और उसके साथ साथ एक ट्राइकोसिस्ट ये स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ डिफेंस या ऑर्गन ऑफ ऑफेंस, इसको बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके एक्टोप्लाज्म में क्या रहा, इंफ्रासीलियरी सिस्टम जो इसके एक्टोप्लाज्म में होता है। उसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्म की। जो बाकी सब कुछ बचा, जो भी एक सेल के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वो सारा इसके एंडोप्लाज्म में पाया जाता है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल की तरह ही, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल ही है तो उसके बाकी के जैसे सारे ऑर्गेनेली रहेंगे वो सारे आपके एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स, ये सारे जो हैं वो एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए जनरली इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो पैरामीशियम बुरसेरिया है, आप इस नाम को याद रखिए, पैरामीशियम बुरसेरिया, ये जो पैरामीशियम है ये एक सिम्बायोंट एल्गी को अपने अंदर रखता है, उसको खा लेता है और वो एल्गी इसके अंदर जिंदा रहती है, उसको बोलते हैं जूक्लोरेला। तो आप ये याद रखिए कि पैरामीशियम बुरसेरिया जो है उसके अंदर एक सिम्बायोंट पाया जाता है जूक्लोरेला, जो कि इसके एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको पहले भी 2 बार अपने दोनों वीडियोस में बता रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप इसको याद रख लीजिए कि जूक्लोरेला एल्गी जो है वो पैरामीशियम बुरसेरिया की कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें एक सिम्बायोंट की तरह पाया जाता है। प्रोमिनेंट एंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गई और फूड वैक्यूल हो गई, तो ये सारे जो कि मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर पे दिखाए थे, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करेंगे इंफ्रासीलियरी सिस्टम की। तो ये क्या होता है, तो जो सीलिया का सिस्टम है, जो पूरे सीलियरी सिस्टम को सपोर्ट किए हुए है, उसको बोलते हैं इंफ्रासीलियरी सिस्टम। तो ये किस तरह से होता है, इट इज लोकेटेड बीनीथ द पैलिकल, पैलिकल के नीचे होता है, मेड अप ऑफ बेसल बॉडीज एंड काइनेटोडेस्मेटा। 2 टाइप की चीजें आपको याद रखनी है, एक बेसल बॉडी और एक काइनोडेस्मेटा। तो बेसल बॉडी क्या होती है, बेस ऑफ सीलियम, सीलियम का जो सीलिया है उसका जो बेस होता है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। यहाँ पे हाँ, तो सीलिया का जो बेस होता है, बेस ऑफ सीलियम इज प्रोड्यूस्ड इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी और काइनेटोस्टोम। तो बेसल बॉडी और काइनेटोस्टोम दोनों जो हैं वो एक ही चीज को बोला जाता है, और ये क्या होता है, ये बेस ऑफ सीलिया होता है। वॉल ऑफ बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ सब फाइबर। ये आपको याद रखना है कि जो वॉल होती है बेसल बॉडी की वो 9 ट्रिपलेट ऑफ सब फाइबर्स की बनी होती है। दे आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग, यानी कि खुद से डुप्लीकेट करते हैं और नए सीलिया को बनाते हैं। तो बेसल बॉडी, काइनेटोडेस्मेटा, जो काइनेटोस्टोम, ये सेम चीजें होती हैं, और जो वॉल होती है बेसल बॉडी की वो 9 ट्रिपलेट की बनी होती है, और ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो कि न्यू सीलिया को ओरिजिनेट करते हैं। ईच बेसल बॉडी इज ईदर अ सेंट्रियोल और इट्स डेरिवेटिव। अब जो बेसल बॉडी होती है या तो वो सेंट्रियोल होती है या फिर सेंट्रियोल से ही डिराइव कोई एक चीज होती है। तो आपने देखा होगा सेंट्रियोल क्या है, आपने इसको एनिमल सेल में जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं वहां पर हम सेंट्रियोल पढ़ते हैं, तो उससे डिराइव इसको माना जाता है बेसल बॉडी को। नेक्स्ट देखिए काइनेटोडेस्मेटा। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पर बेसल बॉडी, ये है बेसल बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि सीलिया का जो बेस है यहाँ पर ये बेसल बॉडी है, ठीक है। ये है काइनेटोडेस्मल फाइबर, ये जो फाइबर है ये काइनेटोडेस्मल फाइबर है, और ये पूरा जो लॉन्ग आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये है काइनेटोडेस्मा, ठीक है। तो काइनेटोडेस्मेटा की बात करते हैं, तो इट इज एसोसिएटेड क्लोजली विद बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड लाइंग इन द एक्टोप्लाज्म। इट इज अ सिस्टम, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्टोप्लाज्म में इंफ्रासीलियरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो
इट लाई इन द एक्टोप्लाज्म इज अ सिस्टम ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटेड फाइबर। आपको ये याद रखना है कि ये स्ट्रेटेड फाइबर का बना होता है, कॉल्ड काइनेटोडेस्मल फाइबर, जिसको क्या कहते हैं, काइनेटोडेस्मल फाइबर कहा जाता है। यहाँ पे जो नंबर होता है फाइबर का, इट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इन जो ये फाइबर जो है, ये काइनेटोडेस्मल फाइबर जो है, इसमें इसका नंबर यानी कि 5 फाइबर इसके अंदर होते हैं, ये नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट की। तो हमने बेसल बॉडी जाना, हमने काइनेटोडेस्मेटा जाना। बेसल बॉडी जो सीलिया के बेस में पाई जाती है, 9 ट्रिपलेट सिस्टम होता है। काइनेटोडेस्मेटा जो है, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 5 काइनेटोडेस्मा फाइबर पाए जाते हैं, ये इसको बोलते हैं काइनेटोडेस्मेटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्राइकोसिस्ट की। तो ये जो गोल गोल लट्टू की तरह आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ट्राइकोसिस्ट बोला जाता है इसको हम ऑर्गन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। इट इज अ रॉड लाइक और ओवल ऑर्गेनेली, रॉड लाइक ओवल ऑर्गेनेली, ओवल यानी कि गोल ऑर्गेनेली होता है, प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्टोप्लाज्म, पूरे एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, अल्टरनेटिंग विद बेसल बॉडीज एंड ओरिएंटेड एट राइट एंगल्स टू द बॉडी सरफेस, यानी कि पूरी एक्टोप्लाज्म में ये लगा रहता है और बेसल बॉडी के साथ में अल्टरनेटली लगा होता है, यानी कि एक बेसल बॉडी एक ट्राइकोसिस्ट, एक बेसल बॉडी एक ट्राइकोसिस्ट, इस तरह से ये पूरे एक्टोप्लाज्म में ये स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज रहता है। It is very small in size. Their discharge is triggered by mechanical, chemical और electrical stimulation, यानी कि किस तरह से ये डिस्चार्ज होता है पैरामीशियम की बॉडी से, जब कोई स्टिम्यूल होता है, यानी इसको कभी कुछ खतरा फील होता है, कोई मैकेनिकल कुछ केमिकल सीक्रेट हो रहा है, कुछ खतरा फील हो रहा है, तब ये ट्रिगर होता है, यानी कि उसकी बॉडी से रिलीज होता है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस या ऑर्गन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, यानी कि पैरामीशियम की रक्षा करता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होते हैं पैरामीशियम में 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक मोटा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस। तो जो मोटा न्यूक्लियस है उसको हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं और जो छोटा न्यूक्लियस है उसको हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो आपका काफी बड़ा होता है, किडनी शेप होता है, एंड आप ये याद रखिए कि ये पॉलीप्लॉइड होता है, यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम आप नंबर डाइप्लॉइड होता है जिसमें 2n क्रोमोसोम नंबर होता है, तो इसमें पॉलीप्लॉइड यानी कि मैनी क्रोमोसोम नंबर इसका होता है, एंड पॉसेसेस मैनी न्यूक्लियोलाई एंड मच मोर, बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं, मच मोर क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट, एंड इट इज सोमेटिक और वेजिटेटिव, यानी कि ये वेजिटेटिव होता है, रिप्रोडक्शन में इसका कोई काम नहीं होता। कंट्रोल डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना ही इसका काम होता है। डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो न्यूक्लियस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ऑब्वियसली जो कुछ भी है वो माइक्रो न्यूक्लियस से ही डिराइव हुआ है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, और मतलब कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, तो उस तरह से ये भी माइक्रो न्यूक्लियस के उससे ही डिराइव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो न्यूक्लियस की। तो माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो हम सब जानते ही हैं कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा सा जो न्यूक्लियस होता है उसके यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लगा होता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, यानी कि एक डिप्रेशन में उसके अंदर की साइड में घुसा होता है। स्फेरिकल इसका शेप होता है, डिप्लॉइड होता है, याद रखिए ये डिप्लॉइड होता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है पैरामीशियम का वो पॉलीप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, तो ये डिप्लॉइड होता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो पॉलीप्लॉइड होता है। तो याद रखिए मैक्रो न्यूक्लियस पॉलीप्लॉइड एंड माइक्रो न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड, स्फेरिकल गोल शेप का होता है। अब जो पैरामीशियम ऑरिलिया है उसमें एक डेफिनिट न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, और पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है उसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया कि इसमें जो है ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है न्यूक्लियोलस। इट कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जानते ही हैं हम सब। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की। तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं जो मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर में दिखाई थी, यानी कि 2 रसधानियां पाई जाती हैं, संकुचनशील वैक्यूल बोलते हैं इसको। तो ये पाई जाती हैं ऑक्यूपाइंग समवॉट फिक्स्ड पोजीशन इन एंडोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि एक आपने देखा कि एक ऊपर की साइड में पोस्टीरियर, एक नीचे की साइड में पोस्टीरियर एंड पे लगी हुई है, ये आपका पैरामीशियम है। तो एक ऊपर की साइड में यहाँ पे एक बड़ी सी आपको दिखी और एक नीचे की साइड में पोस्टीरियर एंड पे होती है। तो इसका जो
मतलब कि एक तरह से पोजीशन जो है इसकी फिक्स होती है कि बॉडी में एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल जो होती है वो पूरे आपके एंडोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन जहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो इनकी पोजीशन फिक्स होती है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ईच ऑफ देम सराउंडेड बाय अ सर्कुलेट ऑफ 6 to 10 लॉन्ग नैरो स्पिंडल शेप्ड रेडियल कैनाल्स। अब आपने देखा यहाँ पे कि ये तो रहा आपका पैरामीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक रेडियल कैनाल्स निकली हुई हैं, तो यहाँ पे 6 to 10 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि इसको घेरे रहती हैं चारों तरफ से। ईच कॉन्ट्रेक्टाइल एपरेटस इंक्लूड्स सम ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स, फीडर कैनाल्स, एक्सेसरी वैक्यूल्स। तो ये सब इसमें होते हैं। अब इसका जो मेन क्या चीज पूछी जाती है कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो जो इसका फंक्शन है वो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि पैरामीशियम की बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करना ही इसका मेन फंक्शन माना जाता है। अब किसके थ्रू, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या हो गया कि जब पानी उसके अंदर खूब भर जाता है या खूब फूल जाती है, मोटी हो जाती है, तो वो डायस्टोल अवस्था में होती है। जब वो निकल जाता है पानी उसका तो वो सिस्टोल अवस्था में आ जाती है। तो जनरली जो पोस्टीरियर एंड वाली जो वैक्यूल होती है वो काफी फास्ट होती है, काफी एक्टिव होती है, और इस वजह से वो सिस्टोल अवस्था में मिलती है। और जो ऊपर वाली वैक्यूल होती है जो कि एंटीरियर एंड पे लगी हुई है वो काफी मोटी आपको दिखेगी और भरी हुई सी दिखेगी, तो वो जो है वो डायस्टोल अवस्था में रहती है। तो आप इस चीज को भी याद रखिए कि जो पोस्टीरियर एंड वाली जो आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है पैरामीशियम के अंदर वो काफी फास्ट और एक्टिव मानी जाती है, इस वजह से वो सिस्टोल अवस्था में होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब फूड वैक्यूल की। तो फूड वैक्यूल देखिए, इसकी बॉडी में बहुत सारी फूड वैक्यूल होती हैं, न्यूमरस, बहुत सारी फूड वैक्यूल होती हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होती हैं वो। ऑल्सो टर्म्ड गैस्ट्रियोल्स, उनको गैस्ट्रियोल्स भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक प्रोसेस, एक मतलब एक प्रोसेस पाई जाती है इसके अंदर, इसको साइक्लोसिस बोलते हैं। तो साइक्लोसिस में इन्वॉल्व होती हैं। साइक्लोसिस के थ्रू जो फूड वैक्यूल होती है ये पैरामीशियम की बॉडी में इस तरह से चक्कर लगाती है और जो फूड है उसको डाइजेस्ट करती है, तो उसको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लोसिस। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ओरल एपरेटस की। तो लीड्स वेंट्रली एंड पोस्टीरियरली एज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वेस्टिब्यूल। तो आप इसका ओरल स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये ओरल ग्रूव है इसका, जहां से जो फूड है इसके अंदर, इसकी बकल कैविटी के अंदर फूड जो है वो जाता है। तो यहाँ पे इसका ओरल एपरेटस है, लीड्स वेंट्रली एंड पोस्टीरियरली एज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वेस्टिब्यूल, लीड्स डायरेक्टली टू बकल कैविटी, डायरेक्टली बकल कैविटी में जाकर खुलता है। इट ओपन्स इनटू अ नैरो ग्लिट द साइटोफेरिंक्स थ्रू अ नैरो एपर्चर द साइटोस्टोम। तो इसका साइटोस्टोम जिसको हम माउथ बोलते हैं, इसका यहाँ इसके थ्रू जाके साइटोफेरिंक्स में खुल जाता है। साइटोफेरिंक्स एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। जब साइटोफेरिंक्स में जाके खुलता है तो इसके प्रॉक्सिमल एंड पे यहाँ पर क्या बन जाती है, फूड वैक्यूल बन जाती है, ठीक है। तो ये रही इसके ओरल एपरेटस की बात। अब हम चलते हैं साइटोपाइज पे। अब साइटोपाइज जो है ये एक तरह से इसके इजेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो भी उसने खाना खाया है उसको जो बचा खुचा जो मटेरियल है जो टॉक्सिक है सेल के लिए, जो सेल को जिसकी जरूरत नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है पैरामीशियम में, जिसे बोलते हैं साइटोपाइज या साइटोप्रॉक्ट भी बोला जाता है। ये दोनों टर्म आप याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों से कुछ भी टर्म आ सकता है। तो साइटोपाइज जो कि एक सेल एनस जिसको बोला जाता है, तो इस तरह से ये फूड को इजेशन में हेल्प करता है, यानी कि उसकी बॉडी से बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो होता है इसका वो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। फूड इज चीफली बैक्टीरिया। इसका जो मेन जो मतलब कि स्पेशल फूड जो है ये बैक्टीरिया पर फीड करता है। अब इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया के साथ साथ ये कुछ और प्रोटोजोन्स को भी खाता है, एल्गी को भी खाता है, डायटम्स को भी खाता है, ईस्ट को भी खाता है। तो इतने सारे इसके पास वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है जिनको ये खाता है। अब यहाँ पे स्मॉल बिट्स ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल्स भी ये लेता है।
इट इज सेलेक्टिव फीडर, ये बहुत ही सेलेक्टिव फीडर है, ये अपने फूड को चूज करके खाता है। एक टेट्रा हाइमिना होता है, वो इसका फेवरेट फूड है। ईच फूड वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स सराउंडेड बाय थिन फिल्म ऑफ वाटर। अब जो इसका डाइजेशन है वो क्या है, हम उसकी डाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईच फूड वैक्यूल, जो इसकी फूड वैक्यूल है, ये इसमें क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स भरे होते हैं और एक थिन फिल्म ऑफ वाटर से सराउंड रहती है चारों तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे फूड वैक्यूल ने साइक्लोसिस का प्रोसेस दिखा रखा है। फूड वैक्यूल इज सर्कुलेटेड अराउंड द बॉडी इन मोर डेफिनिट पाथ कॉल्ड साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस के थ्रू जो फूड वैक्यूल है इसकी पूरी बॉडी में इस तरह से ये मूव करती है। Vacuole are carried posteriorly, then forward and aborally, and again posteriorly and orally up to cytopise। इस तरह से posterior anterior तरह से ये घूमती रहती हैं, orally aborally ऊपर नीचे, और इस तरह से ये डाइजेस्ट कर देती हैं फूड को। डाइजेशन एंड एसिमिलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो इस तरह से जो डाइजेशन और एसिमिलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इजेशन की बात करते हैं। तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो वैक्यूल जो होते हैं धीरे धीरे जो है वो छोटी होने लगती हैं, और फिर उसमें डाइजेशन तो कंप्लीट हो ही गया है तो एब्जॉर्प्शन वगैरह भी सब खत्म हो जाता है, तो वैक्यूल काफी छोटी हो जाती है। तो अब इसमें क्या बचा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा जो कि बॉडी से एलिमिनेट होने की आवश्यकता है। तो वो फिर क्या होता है, साइटोपाइज जो है, सेल एनस जो है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। अनडाइजेस्टेड मैटर ऑलवेज डिस्चार्ज थ्रू साइटोपाइज। इस तरह से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो हमेशा साइटोपाइज की हेल्प से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हमेशा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। देख लीजिए इस तरह से ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, एक सेल जो है वो दो सेल में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। तो आप याद रखिए कि पैरामीशियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी एंड एंडोबिक्सिस, इतने टाइप के इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, जिसमें मेन आप याद रख लीजिए जो है वो कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एक दो जो सेल होते हैं वो आपस में इस तरह से अटैच होते हैं और अपना जो न्यूक्लियस है वो एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पूरा प्रोसेस एक तरह से मैंने छोटे उसमें बता रखा है कि टू सेल्स ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप्स अलाइन साइड बाय साइड एंड पार्शियली फ्यूज, एक दूसरे के इस तरह से बॉडी अलाइन होती है और पार्शियली फ्यूज हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उनके जो माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, मियोसिस होती है। मियोसिस ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई इन ईच सेल। तो दोनों सेल में क्या होता है, 4 माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। मियोसिस हो रहा है तो वहां पे हैप्लॉइड सेल ही बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब 3 जो हैं उसमें से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई इन ईच सेल डिसइंटीग्रेट, यानी कि 4 में से 3 जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं वो हो जाते हैं आपके डिसइंटीग्रेट। बाकी जो रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियाई बचे वो फिर से डिवाइड होते हैं, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। यहाँ पे इस बार माइटोसिस हो रहा है, 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद जो 2 न्यूक्लियस बने हैं ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों सेल में। आप जानते हैं कि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि 2 सेल एक दूसरे के पास आते हैं और अपने न्यूक्लियस को एक्सचेंज करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, पैरामीशियम की। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियस एक्सचेंज हो जाते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। द मेटिंग सेल्स सेपरेट्स, फिर न्यूक्लियस आपस में एक्सचेंज करने के बाद में न्यूक्लियाई को दोनों सेल फिर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, द 3 राउंड्स ऑफ मिटोसिस, यहाँ पे 3 राउंड ऑफ मिटोसिस होता है, प्रोड्यूसेस 8 माइक्रोन्यूक्लियाई। 8 माइक्रोन्यूक्लियाई का फिर से यहाँ पर निर्माण होता है 3 राउंड ऑफ मिटोसिस से। उसके बाद में यहाँ पे 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बिकम मैक्रोन्यूक्लियाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बने, उसमें से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बिकम मैक्रोन्यूक्लियाई। वो 4 जो माइक्रोन्यूक्लियाई वो मैक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं और 4 जो है वो माइक्रोन्यूक्लियाई ही रहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, 2 राउंड्स ऑफ बाइनरी फिशन, 2 राउंड होते हैं बाइनरी फिशन के, और यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स, यहाँ पर ये 4 डॉटर पैरामीशियम सेल्स बन जाते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी का जो प्रोसेस है, ऑटो का मतलब है यहाँ पे एक ही सेल की जरूरत है, यहाँ पे 2 सेल की जरूरत नहीं है। तो पैरामीशियम ऑरिलिया हैज 2 माइक्रोन्यूक्लियाई, कि जैसा कि आपको पता ही है कि पैरामीशियम ऑरिलिया में 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। तो मैक्रोन्यूक्लियस तो डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बचे उसमें मियोसिस होता है और 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा। तो उसी तरह से यहाँ पर 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं यहाँ पर। फिर 7 ऑफ 8 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, यानी कि 7 माइक्रोन्यूक्लियाई जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। रिमेनिंग 1 माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स बाय मिटोसिस टू 2 गैमेट न्यूक्लियाई। अब जो एक यहाँ पर जो बचा माइक्रोन्यूक्लियाई वो फिर से यहाँ पे डिवाइड होता है, किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 2 गैमेट न्यूक्लियाई बनाता है। अब ऑटोगैमी है तो यहाँ पे वही दोनों, आगे आगे देखिए आप समझिए। 2 गैमेट न्यूक्लियाई एंटर टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक कोन टू फ्यूज। अब दोनों के दोनों जो है वो आपस में फ्यूज करने के लिए टेम्पररी कोन बना लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट न्यूक्लियस, अब यहाँ पे जाइगोट न्यूक्लियस बन जाता है। जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई, फिर जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड करता है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बनाता है। आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई 2 जो है माइक्रो बन जाते हैं, 2 मैक्रो बन जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर पैरामीशियम डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 डॉटर पैरामीशिया। तो इस तरह से यहाँ पे एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये प्रोसेस ऑफ ऑटोगैमी कंप्लीट हो जाता है। तो ऑटोगैमी में यहाँ पे एक ही सेल के अंदर पैरामीशियम जो है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोगैमी की। तो साइटोगैमी जो है वो भी लगभग ऑटोगैमी जैसी ही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस की जगह पूरा सेल जो है वो फ्यूज कर जाता है। तो ये सबसे पहले विचरमैन ने रिपोर्ट की थी और इसको सेक्सुअल प्रोसेस बोला था पैरामीशियम कॉर्डेटम में, ठीक है। देयर इज नो न्यूक्लियर एक्सचेंज इन साइटोगैमी, यहाँ पे न्यूक्लियस का एक्सचेंज नहीं होता है। दिस प्रोसेस रिजेंबल कॉन्जुगेशन इन दैट 2 स्मॉल पैरामीशिया टेम्परली फ्यूज। यहाँ पे 2 पैरामीशियम जो है वो टेम्परली, थोड़े समय के लिए टेम्परली फ्यूज भी होते हैं बाय देयर ओरल सरफेस, बट द पैलिकल ऑफ द 2 इंडिविजुअल डज नॉट ब्रेक डाउन। इन दोनों की पैलिकल ब्रेक डाउन नहीं होती है। द अर्ली न्यूक्लियर डिवीजन आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉन्जुगेशन। जो स्टार्टिंग का जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो कॉन्जुगेशन जैसा मैंने आपको अभी बताया वो सिमिलर रहता है, बट देयर इज नो न्यूक्लियर एक्सचेंज, न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन द इंडिविजुअल। ये आप याद रखिएगा कि इसमें न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता। द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ ईच इंडिविजुअल डिवाइड्स थ्राइस टू फॉर्म 8 माइक्रोन्यूक्लियाई। अब यहाँ पे जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बनाता है, जिसमें से 6 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। द 2 रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ सिनकैरियन इन ईच सेल। बाकी के जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बचे वो क्या बनाते हैं, सिनकैरियन बनाते हैं। देन द एनिमल नाउ सेपरेट, सिनकैरियन बनाया, फ्यूज कर गया दोनों न्यूक्लियस ने, और क्या बना दिया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, सिनकैरियन बना दिया। द प्रोसेस देन द एनिमल नाउ सेपरेट, उसके बाद दोनों एनिमल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन अबाउट 13 आवर्स। और ये प्रोसेस लगभग कॉन्जुगेशन जैसा ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू शो नहीं किया है, जो मेन पॉइंट है वही बता रही हूँ। साइटोगैमी डिफर्स फ्रॉम ऑटोगैमी इन दैट देयर आर 2 एनिमल्स इन कॉन्टैक्ट। ऑटोगैमी में जो है सिंगल सेल था, यहाँ पर 2 एनिमल इन कॉन्टैक्ट होते हैं, बट रिजेंबल्स ऑटोगैमी एंड कॉन्जुगेशन इन द फ्यूजन ऑफ 2 प्रोन्यूक्लियाई। अब इस तरह से उनमें भी 2 प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, उसी तरह से साइटोगैमी में भी 2 न्यूक्लियाई का ही फ्यूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडोमिक्सिस की। अब एंडोमिक्सिस भी इस तरह से देखते हैं। वुडरफ एंड अर्डमैन फर्स्ट रिपोर्टेड एंडोमिक्सिस इन दी बाई माइक्रोन्यूक्लिएट स्पीसीज, यानी कि पैरामीशियम ओरिलिया। ये इसकी बाई माइक्रोन्यूक्लिएट स्पीसीज है, यानी जिसमें 2 माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंडोमिक्सिस का मतलब होता है एंडोन विद इन मिक्सिंग मिंगलिंग, यानी कि उसी के अंदर मिक्सिंग हो जाती है। इट इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन अकरिंग पीरियोडिकली
in which a new macronuclear apparatus is produced without syn carry-on formation। यहाँ पे syn carry-on का formation नहीं होता है और एक नया न्यूक्लियर apparatus बन जाता है। It occurs within single individual, एक ही individual की जरूरत है। In the process, the vegetative macronucleus degenerates and disappear, while the micronuclei divide twice by mitosis, forming 8 daughter nuclei, of which 6 disintegrate। तो यहाँ पर क्या होता है, 8 daughter nuclei बने जिसमें से 6 disintegrate हो गए। At this stage animal divide by fission, उसके बाद एनिमल फिशन के द्वारा डिवाइड होता है और 2 सेल बना लेता है। नेक्स्ट, तो ये सारा बात रही रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें कॉन्जुगेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आप बाकी ऑटोगैमी को भी दिमाग में रख सकते हैं, बाकी के 2 प्रोसेस जो है वो लगभग आप उनके टर्म्स याद कर सकते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स इन पैरामीशियम की। तो ये लास्ट टॉपिक है इस पैरामीशियम में। तो इसमें पैरामीशियम में कुछ साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स देखे गए हैं जो कि इसको एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पार्टिकल है वो है कापा पार्टिकल। कापा पार्टिकल को जो डिस्कवर किया था वो सोन बॉर्न ने डिस्कवर किया था इन 1939 में। इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडीज, इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडी बोला जाता है और इसको ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं। जो ये कापा पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक किलर सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है पैरामिसिन। तो आप इसको याद रखिए कि ये क्या होते हैं, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडीज कंटेनिंग डीएनए, जिसमें डीएनए होता है और ये साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती है, न्यूक्लियर बॉडी नहीं होती। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस पैरामिसिन। पैरामिसिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो ये प्रोड्यूस करते हैं। अब जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो आसपास के दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर कापा पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये जाके उनको मार देता है, जो बाकी के जो पैरामीशियम है उनको किल कर देता है। दोस पैरामीशियम हु आर नॉट हैविंग कापा पार्टिकल्स वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कापा पार्टिकल पैरामीशियम की, आप इसको जरूर याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एग्जाम्पल। और ये जो है कापा पार्टिकल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जिस तरह से हम लोग अपने सेल्स में पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ते हैं ना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो उसी तरह से कापा पार्टिकल भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट आता है पाई पार्टिकल। पाई पार्टिकल भी कापा पार्टिकल की तरह ही होते हैं लेकिन म्यूटेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो कापा पार्टिकल की तरह कोई सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज नहीं करते, यानी कि ये अपने सराउंडिंग में जो पैरामीशियम के बाकी के सेल्स हैं उनको किल नहीं कर सकते, लेकिन ये म्यूटेंट कापा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि म्यूटेंट है, कोई म्यूटेंट हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। म्यू पार्टिकल, नेक्स्ट आते हैं म्यू पार्टिकल। दीज आर आल्सो किलर एंड किल द मेट विदाउट सच पार्टिकल्स ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये भी किलर पार्टिकल ही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं लैम्डा पार्टिकल्स। तो लैम्डा पार्टिकल्स कौन होते हैं, दीज आर बॉर्न बाय किलर पैरामीशिया। जो किलर पैरामीशिया सेल हैं वो इनको उनसे प्रोड्यूस होते हैं ये, एंड कॉज द सेंसिटिव पैरामीशिया टू लाइज और डिसइंटीग्रेट, यानी कि जो सेंसिटिव पैरामीशिया है उसको तोड़ते हैं और उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कापा पार्टिकल। ये आप इस चीज को जरूर याद रखिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है कापा पार्टिकल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल्स हैं कापा पार्टिकल्स पैरामीशियम में जो कि डीएनए कंटेन करते हैं, और एक किलर सब्सटेंस होता है पैरामिसिन जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, कापा पार्टिकल। तो पाई पार्टिकल, म्यू पार्टिकल, लैम्डा पार्टिकल के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं कि पाई पार्टिकल क्या होता है, म्यूटेंट होता है। कापा पार्टिकल का ही टॉक्सिक सब्सटेंस इसके अंदर नहीं पाया जाता। म्यू पार्टिकल भी किलर पार्टिकल ही होते हैं कापा पार्टिकल की तरह। लैम्डा पार्टिकल जो होते हैं ये क्या करते हैं, These are born by killer paramecia, यानी कि कापा पार्टिकल से प्रोड्यूस होते हैं, एंड कॉज द सेंसिटिव पैरामीशिया टू लाइज और डिसइंटीग्रेट, यानी कि जो सेंसिटिव पैरामीशिया है उसको ये डिसइंटीग्रेट करते हैं। अब ये तो रहा पैरामीशियम के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं पैरामीशियम टॉपिक से।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पूछा गया है 2016 के पीजीटी एग्जाम में, वो था माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डाइप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव या द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या पूछ लिया गया है, माइक्रो न्यूक्लियस के बारे में पूछ लिया गया है। तो माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है। मैक्रो न्यूक्लियस कौन सा होता है, कैसा होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गी जू क्लोरेला, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, जू क्लोरेला एल्गी किसके अंदर होती है, तो कौन सी स्पीसीज है वो, बुरसेरिया। यहाँ पे पैरामीशियम बुरसेरिया स्पीसीज है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जू क्लोरेला एल्गी प्रेजेंट होती है, जो कि सिम्बायोंट की तरह काम करती है और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वो उसको हेल्प करती है फूड बनाने में। तो ये भी 2021 में और 2016 में टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देखिए दो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछे गए हैं। पैरामीशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामिसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कापा पार्टिकल जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पैरामिसिन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स slower than the anterior vacuole at the same rate as the anterior vacuole, faster than the anterior vacuole only when the anterior vacuole stops pulsating। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो posterior contractile vacuole होती है वो ज्यादा फास्ट होती है, ज्यादा एक्टिव होती है और सिस्टोल अवस्था में होती है। तो दिस इज सी, फास्टर देन दिस एंटीरियर वैक्यूल। तो ये आपके यूपीएलटी 2018 में पूछा गया है, यानी कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, तो आप इसको याद रख लीजिए। कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन, अब कॉन्जुगेशन जो है वो किस चीज में हेल्प करता है पैरामीशियम की, तो कॉन्जुगेशन की बात करें अगर, तो कॉन्जुगेशन जो है वो रिजुविनेशन में हेल्प करता है, हेरिडिटी वेरिएशन में हेल्प करता है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो आप इस चीज को याद रखिए। रिजुविनेशन का मतलब है कि जो सेल है उसको एक तरह से जीवित रखता है, क्योंकि अगर सेल बार बार बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करेगी, टूटेगी, तो क्या होगा, उसके अंदर एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल जो है उसके अंदर कोई ढंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बचेगा और वो खत्म हो जाएगी, वो सेल जो है वो एकदम से उसका एग्जिस्टेंस लॉस्ट हो जाएगा। तो जो ये उसको जवान रखता है कॉन्जुगेशन, यानी कि उसको रिजुविनेशन में हेल्प करता है, सेल को काफी अच्छा जो है ये आगे उसकी प्रोजेनी बढ़ाने में हेल्प करता है। हेरिडिटी वेरिएशन, अब उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोमल एक्सचेंज हो रहा है, माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं दो सेल के अंदर में, टू सेल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इस तरह से ये क्या करेगा, हेरिडिटी में वेरिएशन लेके आएगा, तो ये उसकी प्रोजेनी को काफी अच्छा मतलब कि आगे हेल्प करेगा पहुंचाने में। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन आप जानते ही हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो रहा है, एक न्यूक्लियस दूसरे में जा रहा है, दूसरा इसमें आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये तीनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो ये पीजीटी 2004 में पूछा गया है, काफी पुराना पूछा गया है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट की। तो मैंने आपको अपने काफी सारे वीडियोस में ये चीज बताई है कि जो ट्राइकोसिस्ट है उसका फंक्शन क्या है, डिफेंस का फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस जो है ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन है, यानी कि उसकी रक्षा करने में हेल्प करता है ट्राइकोसिस्ट, ऐसा माना जाता है। अब एक क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, तो सिल्वर लाइन सिस्टम जो हमने यहाँ पे अभी इसका इंफ्रासिलियरी सिस्टम पढ़ा पैरामीशियम में, इस तरह से बेसल बॉडी लगी है, सीलिया लगा है, इस तरह से यहाँ पर काइनेटोस्टोमेटा है, तो इस सिस्टम को हम सिल्वर लाइन सिस्टम भी बोलते हैं। तो आप इस चीज को याद रखिए कि सिल्वर लाइन सिस्टम जो है ये भी पैरामीशियम में ही पाया जाता है। तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम जो अभी हमने बेसल बॉडी और काइनेटोडेस्मेटा वाला सिस्टम पढ़ा है, वो इंफ्रासिलियरी सिस्टम को सिल्वर लाइन सिस्टम भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको अच्छे से डिटेल में बताया है, तो अब आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगा के खुद से जानने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कॉन्जुगेंट, out of the 12 macronucleus formed 3 degenerate, out of 4 micronucleus formed 3 degenerate,
आउट ऑफ दिस 16 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट 12 बिकम मैक्रोन्यूक्लियाई एंड 4 बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई। तो ये क्वेश्चन आपको देती हूँ मैं, आप इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से और इसको जानने की कोशिश कीजिए, इससे आपको कॉन्जुगेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज होलोजोइक। सिंपल है, ये मैं पहले भी आपको न्यूट्रिशन में बता चुकी हूँ। मोड ऑफ फूड क्या होता है, इनटेक क्या होता है इसमें पैरामीशियम में, होलोजोइक होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन, अब तो आप इसको आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई जो है वो किस तरह से किस में मिलते हैं, वो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए ये इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं इतने सालों में जो है यूपी पीजीटी टीजीटी के और एलटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा पैरामीशियम काफी इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैंने आज आपको इसके अंदर बताया है, इसके अंदर सिखाया है, वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी पॉइंट मिस किया है अभी तक का। तो मुझे लगता है कि ये ये टॉपिक है पैरामीशियम, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर आज मैंने करवा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाली हूँ वो है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका पे, वो आप देखने के लिए इंतजार कीजिए। जब तक के लिए आपसे आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच।